If you see onto the page number 2 of your textbook, तो प्री लिबरलाइजेशन पोजीशन उसके अंदर क्या दिया है? सबसे पहला लो इंटरेस्ट रेट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी यानी गवर्नमेंट कंपनीज के जो शेयर्स आते थे उसके अंदर इंटरेस्ट रेट बहुत ही लो होता था। एड हॉक ट्रेजरी बिल्स, तो मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल्स आता है। पब्लिक फाइनेंस हैड टू बी सपोर्टेड बाय इश्यूएंस ऑफ एड हॉक ट्रेजरी बिल्स ऑफ 4.6%, लीडिंग टू फुलफिल फिजिकल डेफिसिट ड्यूरिंग दी 1880s। तो ट्रेजरी बिल्स भी क्या थे? एड हॉक आते थे, यानी कि हमको गारंटी नहीं है कि रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। थर्ड वन क्या है? सेगमेंटेड फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट जब वो डिवाइडेड था, सेगमेंटेड था, यानी कि बिफोर 1990 फाइनेंशियल सेक्टर वॉज सेगमेंटेड एंड अंडर डेवलप्ड। इट वॉज नॉट दैट मच वेल ऑर्गेनाइज। जो 1992 के बाद पूरा स्ट्रक्चर हुआ वैसे पहला नहीं था। पहले अगर हमको किसी कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट करने हैं तो उसमें बहुत ही कम्बरसम कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर थी। फोर्थ क्या है? स्कैरसिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंस के इंस्ट्रूमेंट्स इतने सारे नहीं थे। अभी हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिबेंचर्स हो गया, इक्विटी शेयर्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, ठीक है, और कई सारे म्यूचुअल फंड्स भी हो गए। तो उस समय ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर जो हमारा वो स्ट्रक्चर्ड नहीं था, ठीक है, और फाइनेंशियल मार्केट वॉज फेसिंग स्कैरसिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिफ्थ वन क्या है? रेगुलेशन एंड बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर पे कोई रेगुलेशन नहीं था। बैंक्स थी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसको अभी अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, वो सबसे पहले अपनी एस्टेब्लिश बैंक थी, लेकिन सारे बैंक्स अलग अलग इंडिविजुअली, ठीक है, अपने हिसाब से वर्क कर रहे थे, कोई रेगुलेशन नहीं था। सिक्स्थ वन, प्रीएम्पशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि राइट ऑफ परचेजिंग। अब देयर वाज अ प्रीएम्पशन ऑफ रिसोर्सेस इन गवर्नमेंट डेब्ट मार्केट टू फुलफिल हाई स्टेट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट, यानी कि जो रिसोर्सेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी ना वो सबके लिए नहीं होती थी। कुछ ही जो वेल्दी पर्संस हैं उन्हीं को ही वो सिक्योरिटी इश्यू होती थी। अ कॉमन पर्सन कैन नॉट इन्वेस्ट इनटू दी शेयर मार्केट और अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। सेवेंथ, लिमिटेड स्कोप इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का भी लिमिटेड स्कोप था क्योंकि हमने फॉरेन कंपनीज को तो परमिशन दी ही नहीं थी इन्वेस्टमेंट की 1992 से पहले। अब फिर सीधे आ जाओ पोस्ट लिबरलाइजेशन पोजीशन, ठीक है, बाद में क्या हमारी स्थिति हुई। तो मैंने बताया आपको करंट रिफॉर्म एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम वाज इनिशिएटेड इन 1992 बेस्ड ऑन नरसिम्हन कमिटी, यानी कि नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी प्रेसिडेंशियल में ये कमिटी डिस्कस, जिसको नरसिम्हन कमिटी कहा जाता है, तो 1992 में ये हुई। नाउ इट कंसीडर्ड लिबरलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज रिलेटिंग टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये पॉलिसीज बनी किस किस के रिगार्डिंग? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, फॉरेन के कंपनीज इन्वेस्ट कैसे कर सकती है। पब्लिक एंटरप्राइज रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट कंपनीज में कितना स्ट्रक्चरिंग या कितना स्कोप हो सकता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। टैक्सेशन रिफॉर्म, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स और दूसरे जो इनकम टैक्स लागू पड़ते हैं कंपनीज को वो कैसे होंगे। कमर्शियल बैंकिंग, यानी कि ये कंज्यूमर्स, रिटेल जो अपने इन्वेस्टर्स हैं वो लोग बैंक को कैसे यूज कर सकते हैं लोन वगैरह के लिए। कैपिटल मार्केट एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। कैपिटल मार्केट कैसा होगा? कैपिटल मार्केट यानी कि अगर हमको इक्विटी शेयर्स बाय करने या प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर बाय करना है तो कैसे बाय करेंगे? कौन कंट्रोल करेगा ये सब शेयर्स की सेलिंग और बाइंग को? बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी कि वो फाइनेंशियल कंपनीज, वो बैंक, ठीक है, जो काम तो करती है बैंक जैसा इन्वेस्टमेंट का और लोन देने का, लेकिन वो प्रॉपर शेड्यूल्ड या नॉन शेड्यूल्ड बैंक के अंदर नहीं आती, एक बैंक के नाम से नहीं जानते। जैसे कुछ फाइनेंस कंपनी है, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड रहती है, वो लोन देने का काम करते हैं और डिपॉजिट लेते हैं लोगों की, लेकिन वो बैंक नहीं होते। वो सब के बारे में ये पॉलिसी फ्रेम की गई 1992 में, जो पोस्ट लिबरलाइजेशन ऐसा हुआ। यहां पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए पेज नंबर 4 पे। पोस्ट लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के बाद में 1992 के बाद में क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स वेयर अंडरटेकन एज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर का रिफॉर्म हुआ पूरा इंडिया के। द फोकस ऑफ रिफॉर्म्स इन द फाइनेंशियल सिस्टम has been on removing the structural weakness and developing the sound financial market. एक साउंड फाइनेंशियल मार्केट डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव लिया गया। रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट sought to smoothen the maturity structure of debt,
गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में भी रिफॉर्म लाया गया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अब कुछ ही लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए होगी। रिफॉर्म्स हैव अटेम्प्टेड टू इंप्रूव द लिक्विडिटी ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय डेवलपिंग एन एक्टिव सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को अच्छे से डेवलप किया गया। सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंजेस, जो एनएसई और बीएसई का नाम सुना होगा तुमने, ये स्टॉक एक्सचेंजेस को अच्छे से डेवलप किया गया ताकि लोग एकदम ईमानदारी से और सेफली कंपनीज के शेयर बाय कर सकें और सेल कर सकें। फिफ्थ वन क्या है? द फोकस इन द कैपिटल मार्केट हैज बीन ऑन स्ट्रेंथनिंग द डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एट स्टॉक एक्सचेंज टू प्रोटेक्ट द सेफ्टी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सबसे बड़ा फोकस था कैपिटल मार्केट को रिस्ट्रक्चर करना, क्योंकि कई सारे स्कैम्स हुए थे, जैसे कि हर्षद मेहता का स्कैम्स हुआ था, ठीक है, करप्शन और स्टॉक मार्केट का स्कैंडल हुआ था। तो उन सब की वजह से कैपिटल मार्केट के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया कि वहां पे कोई भी माल प्रैक्टिस और लोगों का जो रिस्क है वो मैनेज किया जा सके। सिक्स्थ वन, एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन वेरियस मार्केट segments are introduced of free pricing of financial assets, pricing on capital issues and exchange rate, introduction of new instruments, enlargement of number of participants। तो ये सारे जो मतलब शेयर में हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये सारी चीजें होती हैं। एक्सचेंज रेट क्या है, फॉरेन में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कौन कौन से नए इंस्ट्रूमेंट्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने होंगे अगर कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है तो, क्लियर, कौन कौन इंटरमीडियरीज होगा, ये सब के ऊपर पॉलिसी फ्रेम की गई। सातवां ऑब्जेक्टिव क्या था? इंप्रूविंग फाइनेंशियल साउंडनेस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ बैंक, ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म अंडरटेकन बाय आरबीआई। आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर को भी रिफॉर्म किया, जिसका टारगेट था फाइनेंशियल साउंडनेस, यानी लोगों को बैंक के ऊपर ट्रस्ट हो और क्रेडिबिलिटी बैंक की बढ़े, ठीक है, कि हम बैंक में पैसा रखते हैं तो वो सबसे सेफ है, सबसे सेफेस्ट। RBI regulation stipulate an upper limit for public deposit which NBFCs can accept। अब RBI ने क्या कर दिया? RBI ने रेगुलेशन बना दी कि इससे ऊपर के ज्यादा डिपॉजिट हम बैंक में नहीं दे सकते। तो NBFCs को इंट्रोड्यूस किया गया, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है वो ज्यादा बड़ी बड़ी अमाउंट्स को वो डिपॉजिट कर सकते हैं और लोन दे सकते हैं। तो NBFCs को परमिशन दी गई, यानी कि वो कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज जो काम करती है बैंक का, ठीक है, लेकिन वो बैंक के अंडर में नहीं आती। तो ये सारी चीजों के ऊपर ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये रिफॉर्म किया गया, ठीक है।